नमस्कार, शब्दकोश के आईना में आपका स्वागत है। आईना जो देखता है दिखाता है। और आज आईना के रूबरू हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री हैं और आप चिंतक हैं, विचारक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस नाते आप आज स्टूडियो में हमारे रूबरू हैं। आपका स्वागत है शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा सीधा सवाल पर आऊंगा। और पहला सवाल मेरा ये है कि चुनावी रणभेरी बजने को है और कार्यकाल एक प्रकार से एक पारी खेलकर समापन की ओर मुख्यमंत्री जा चुके हैं। तो फिर इस कार्यकाल को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, जो पिछला कार्यकाल कहूं मैं, से पिछला कहूं वो सब का सब एक विकास का युग है और विकास के नए नए आयाम गढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी केवल एक राजनेता नहीं, वो एक बहुत संवेदनशील राजनेता है। ठीक, उन्होंने मध्य प्रदेश को विकास के साथ साथ में एक संवेदना के साथ गढ़ा है। ठीक, अगर आप विकास के आंकड़ों पर जाएं तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के सबसे अग्रणी राज्य में मध्य प्रदेश आपको दिखेगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आई, उस समय मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। वो राजे, रजवाड़े, कुआ, बावड़ी, तालाब, इन सब पे परंपरागत जो करोड़ों लाखों साल से बनी हुई परंपरा थी उसके साथ था। ठीक, इन 20 साल के अंदर में आप देखिए आज मध्य प्रदेश में लगभग 45,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि सिंचित हो चुकी है। 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये अपने आप में एक विकास का सबसे बड़ा होता है। जब कृषि अच्छी होती है तो दुनिया के सारे के सारे मापदंडों में वो प्रदेश आगे बढ़ते हुए दिखता है। तो विकास को लेके आप संतुष्ट हैं, आपका कहना ये है। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव की बात आई तो केंद्र को या आपके आला कमान को पूरे दिग्गज विधानसभा चुनाव में उतार देने पड़ गए। ये ऐसी कैसी मजबूरी? मोदी जी, दिग्गज, बड़े नेता, आला कमान, ये सारे के सारे शब्द कांग्रेस के हैं। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस एक वैचारिक तंत्र नहीं है। कांग्रेस एक पुरानी परंपरा पर चलने वाली, एक मैं कहूं कि जो राजसी तंत्र को अपना करके चलने वाली, एक परिवारवाद को ही सब कुछ मानने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस में आला कमान, बड़े नेता, दिग्गज नेता, यहाँ सभी कार्यकर्ता होते हैं। अच्छा। और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी अपने आप को इतनी सहजता से लेता है। मैं अगर बहुत प्रत्यक्ष देखूं, अभी मैं देख रहा हूं, मैं चूंकि चुनाव की व्यवस्था में एक केंद्र में खड़े होकर के एक दृष्टा के नाते मैं देखता हूं, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, बड़े नेता भी बहुत सामान्य कार्यकर्ता की तरह यहाँ होते हैं। वो मंडल की बैठक लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे मंडल का पदाधिकारी हो जी। जब वो प्रदेश की बैठक लेते हैं तो फिर उनका एक अलग तरह का विजन दिखता है। जब वो राष्ट्र की बैठक लेते हैं तो एक अलग दिखता है। तो हमारे यहाँ सभी लोग कार्यकर्ता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे बड़े बड़े नेता कहे जिनको बड़े बड़े दिग्गज शब्दों से आज मीडिया को संबोधित करता है, वो भी यही कहते हैं। माननीय भूपेंद्र यादव जी कहते हैं मैं तो एक छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता हूँ। जब वो किसी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष से बात करते हैं, बूथ के प्रभारी से बात करते हैं, तो वो उन बातों पर इंगित करते हैं जो बूथ के कार्यकर्ता रोजाना काम करता है। तो उसको ऐसा लगता है ये कार्यकर्ता तो मेरे जैसा ही सोचता है। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि परिवार की पार्टी नहीं है, पार्टी ही परिवार है हमारा, इस विचार से करते हैं। तो जब परिवार है तो सब कार्यकर्ता बराबर के हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। जिसको जो जिम्मेदारी दे दी जाए वो उसी जिम्मेदारी पे लग जाता है। शिवराज सिंह जी को आप एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं और ये भी कहते हैं वो आइकॉन है पूरे भारत में, एक मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाने वाले राज्य के पुरोधा हैं। तो फिर क्या कारण है इस चुनाव में शिवराज सिंह चेहरे के रूप में दिखाई नहीं देते? फिर चेहरा कौन? अगर मैं मोदी जी, मीडिया की सारी अटकलें हैं, लोग बोलते हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है, इन पर नहीं जानना चाहते। ठीक है, शिवराज सिंह जी जैसा संवेदनशील राजनेता, शिवराज सिंह जैसा दार्शनिक और विजनरी नेता भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से गढ़ करके यहाँ तक लाए हैं। और मैं मानता हूँ शिवराज सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो देश के बड़े नेताओं में से एक है। इसलिए ये कहा जाए कि वो चेहरा नहीं है, ये चेहरा नहीं है, बातें हमारे यहाँ होती ही नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संगठन जो निर्णय करता है। माननीय शिवराज सिंह जी हमेशा कहते हैं मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं दरी बिछाने का काम कर सकता हूँ। और आज भी वो इतने वरिष्ठ लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब हम लोग मिलते हैं, जब कोई भी कार्यकर्ता मिलता है तो उनको ऐसा लगता है वो मेरे जैसे हों। अच्छा, तो मैं नहीं मानता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी के मन में कभी ऐसी बात आती होगी कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं इसलिए मैं यहाँ फेस नहीं हूं। वो यही कहते हैं जो संगठन निर्णय करेगा, संगठन सर्वोपरि। ठीक, और उसी विचार को वो बोलते हैं, बोलते नहीं, वो जीते हैं उसको।
ठीक। इसलिए इतने वरिष्ठ व्यक्तित्व होने के बाद भी जितने करीब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना विराट व्यक्तित्व है और कितना सहज रहता है। इसलिए इन बातों का उनके मन पर कोई असर नहीं होता है और जो संगठन निर्णय करता है वो उसके साथ में वैसे ही होते हैं। हम देखते हैं कि मंडल अध्यक्ष की बात को भी उतनी गंभीरता से लेते हैं और जब कोई नीचे से कार्यकर्ता सुझाव देता है तो उतनी गंभीरता से लेते हैं। उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आता होगा कि मैं 20 साल का मुख्यमंत्री हूँ, 4 बार का मुख्यमंत्री हूँ। वो सामान्य कार्यकर्ता से सामान्य कार्यकर्ता की तरह रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता 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 बस एक ही शब्द है। आपके ध्यान से, आपकी दृष्टि से शिवराज सहज है, सरल है, संवेदनशील है, सफल मुख्यमंत्री है, फिर भी चेहरा नरेंद्र मोदी है इस चुनाव में, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के ही नहीं दुनिया के बड़े नेता हैं, कोई संशय और केवल भारत नहीं दुनिया उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। ठीक है। और दुनिया की दशा और दिशा क्या होगी ये तय नरेंद्र मोदी जी से होने वाला है। ठीक है। और ये सारी दुनिया मानती है। अभी G20 में हम सब लोगों ने करीब से देखा है। हाँ। जिस तरह से दुनिया के आने वाले बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को बिल्कुल वो जिस तरह से वेलकम करते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे परिवार में कोई व्यक्ति आ रहा हो। वो उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों मित्र मिल रहे हों। जब वो मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये 2 देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिले, 2 मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े नेता हैं, दुनिया की दशा और दिशा बनाने वाले नेता हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी जी तो सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वस्पर्शी हैं। मोदी जी हैं। मोदी जी के अलावा इस दुनिया के अंदर में अब दुनिया को रास्ता दिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जो भी दुनिया को रास्ता दिखाएंगे वो मोदी जी दिखाएंगे। और दुनिया को एक, मैं कहूँगा अगर सारी दुनिया को एक उसके रूप में देखें हम, तो एक दुनिया के अंदर शांति के लिए, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता के लिए अगर कोई संदेश है तो मोदी जी हैं। और मैं मानता हूं भारत की छवि दुनिया के अंदर में मोदी जी के नेतृत्व में विश्व माता के रूप में स्थापित हुई है। सारी दुनिया भारत को आशा भरी नजरों से देख रही है। तो हम तो सब कार्यकर्ता और हम सौभाग्यशाली है भारतीय जनता पार्टी कि वो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का एक बड़ा महत्व होता है और यहाँ जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कांग्रेस का एक सटीक आरोप है आपके ऊपर, वो ये है कि आपने बीते सालों में करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, दुर्भाग्य है कांग्रेस विपक्ष है नहीं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस का विपक्ष जैसा स्वरूप नहीं है, कांग्रेस की विपक्ष जैसी समझ नहीं है, कांग्रेस का विपक्ष जैसा नेतृत्व नहीं है। इस समय कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, दिशाहीन है। अब दिशा नहीं है तो दशाहीन है। ठीक है। इसलिए कांग्रेस अपना अस्तित्व समाप्त कर चुकी है। और कांग्रेस देश के अंदर हम देख रहे हैं कहाँ है, कुछ गिने चुने राज्यों में है, वो भी समाप्ति की ओर जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक बड़ा अच्छी वाक्य बोला था। हाँ। मैं कहा, जैसी जाकी भावना तैसे ताकि सीन। बिल्कुल। तो कांग्रेस का जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ है। कांग्रेस की रगों में भ्रष्टाचार ही है, इसलिए शब्दों में वही निकलता है। कांग्रेस को विकास नहीं दिखता, कांग्रेस को गरीब नहीं दिखता, कांग्रेस को केवल जो वो करती आ रही है वही दिखता है। इसलिए कांग्रेस की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, जनता सीरियसली नहीं लेती। तो मुझे लगता है कांग्रेस की बात कहना बेईमानी है और कांग्रेस को कहने का अधिकार नहीं है। जो पार्टी नाखून से लेकर के और चोटी तक भ्रष्टाचार में डूबी हो, जिसका जन्म भ्रष्टाचार से हुआ हो, जिसका विकास भ्रष्टाचार से हुआ हो, उस पार्टी को कहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश का जिस तरह का मध्य प्रदेश आज सामने खड़ा हुआ है, एक विकासशील मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है। एक बीमारू मध्य प्रदेश उन्होंने दिया था, एक जर्जर मध्य प्रदेश दिया था। वो मध्य प्रदेश जब आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस को खटक रहा है कि 70 साल से जिस मध्य प्रदेश को हमने गरीब रखा, जिसका हमने शोषण किया, जहाँ गरीब का शोषण किया, जहाँ हमने आदिवासियों का शोषण किया, जहाँ इन्होंने एसटी का शोषण किया, एससी का शोषण किया, अब वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी आंखों में खटक रहा है। इसलिए कांग्रेस गरीब विरोधी है, कांग्रेस एसटी विरोधी है, कांग्रेस एससी विरोधी है। अब वो जनता में एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए वो इस तरह के आरोपों लगाने का काम कर रही है। अभी आपने कहा कि हर वर्ग का शोषण किया, लेकिन बिहार से जो जातिगत गणना के आंकड़े आए हैं और कांग्रेस जिस तरह से उनको फोर्स कर रही है, मतलब उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है, तो बात फिर वही आ गई। वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराओ और उसके माध्यम से पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भला करो, लेकिन भाजपा इससे सहमत नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि जातियां दो ही हैं, अमीर और गरीब। इस बारे में थोड़ी व्याख्या बताएं आप। मुझे लगता है शब्द के बाद इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी।
इस मानव समाज के अंदर, मानवता के अंदर ठीक है। वास्तव में दो ही जाति है, अच्छा। अमीर है, गरीब है। और जो गरीब है उसको अपनी मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, गरीबी रेखा से ऊपर निकले, ठीक है। और उसके बच्चों को भी सपने देखने का अधिकार है। कांग्रेस जो पिछले 70 साल से करती आ रही है कि उनके बच्चों के सपने छीनती आ रही है, उनके पेट की रोटी छीनती आ रही है, और वो जो गरीब को गरीब करती जा रही है, अमीर को अमीर करती जा रही है। इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी जो रणनीति थी वो फेल हो गई है। इसलिए जातिवाद, इसलिए वो धर्म, इसलिए वो संप्रदायों के बीच में संघर्ष कराना, ये कांग्रेस का अपना पुराना काम है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के राज्य में किस किस तरह के दंगे होते थे, कांग्रेस के राज्यों में क्या क्या नहीं होता था। हाँ। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो राज्य विकास की तरफ बढ़े हैं, विकास की राह पर सरपट दौड़ रहे हैं। कोई दंगे नहीं है, कोई फसाद नहीं है, हर व्यक्ति अमन चैन की जिंदगी जी रहा है, कोई अपराध नहीं है, और एक इतना अच्छा मध्य प्रदेश या भारत दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। कांग्रेस कोई खटक रहा है, इसलिए कांग्रेस ये सारे आरोप लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस मुद्दों से भटकाने के लिए इन मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस को गरीब की थाली में आती हुई रोटी खटक रही है। विपक्ष अल्पसंख्यकों की चिंता करता रहा है, ऐसा कांग्रेस समेत सारे विपक्षों का दावा है कि हमने चिंता की अल्पसंख्यकों की। आपने उसको तुष्टीकरण का नाम दिया। अब मैं उसको अलग दृष्टि से पूछता हूं कि वर्तमान में जो स्थिति अल्पसंख्यकों की है 75 साल बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, क्या अल्पसंख्यक को आप जहां वो खड़ा है संतोषजनक स्थिति से आप? संतोषजनक तो नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जहां खड़ा उससे आगे बढ़ने का उसको अधिकार है। बिल्कुल। कांग्रेस अल्पसंख्यकों का वोट के नाम पर उपयोग करती रही, ठीक, उसको डराती है और वोट लेती है। अच्छा। वास्तव में आप देखिए, कांग्रेस ने कभी भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर ध्यान दिया क्या? नहीं दिया। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान पर ध्यान दिया? नहीं दिया। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के जो शोषण होता है उन्हीं के समाज के अंदर, उस पर कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। तो कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अंदर की प्रतिभाओं को वहीं की वहीं बनाए नीचे रखा, उनका शोषण करती रही। अगर वो बाहर आ जाएंगे, उनकी सारी की सारी सामाजिक व्यवस्था अगर अपग्रेड होगी, ऊपर आएगी, तो कांग्रेस की कौन सुनेगा? ठीक। इसलिए कांग्रेस एक ऐसी सामंतवादी पार्टी है जो लोगों के शोषण करके उस पर खड़े होकर के अपनी इमारत खड़ी करती है। अब उसकी इमारत ढह चुकी है। इस बात को अल्पसंख्यक बंधु भी समझ गए हैं, और उनको वो जानते हैं कि उनका विकास ही भारत के विकास में निहित है। भारत आगे बढ़ेगा, वो अपने आप आगे बढ़ेंगे, और उस दिशा में वो भारत के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। ये भी कांग्रेस का साम्राज्य डोलते हुए, खत्म होते हुए दिख रहा है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, उसका वोट बैंक खत्म हो रहा है, इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है और कांग्रेस उनको भड़काने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, इस देश का अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझता है, और कांग्रेस ने जो 70 साल तक छलावा किया है वो खत्म हो चुका है, और वो जानता है कि अब मुझे उसकी बातों में नहीं आना है। आप मन की बात के मध्य प्रदेश के संयोजक भी हैं, तो इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से एक इतिहास रचा है मन की बात ने, इस मन की बात का आम जनता से क्या अटैचमेंट है और उसको क्या मिला इस मन की बात से? मोदी जी आजाद भारत में, ठीक है, आजाद भारत से पहले, ठीक, और सारी दुनिया के अंदर 193 देश दुनिया के जो चर्चा में अस्तित्व में हैं, उनमें अगर देखा जाए सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम कोई है तो मोदी जी के द्वारा मन की बात का कार्यक्रम है, ठीक है, जिसको एक समय में 23 करोड़ लोग सुनते हैं। बड़ी बात। जिन लोगों ने एक बार भी सुना है वो संख्या लगभग 108 करोड़ है। तो मुझे लगता है दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसने भारत के अंदर की प्रतिभाओं को बाहर निकाला है, जिनके बारे में कल्पना नहीं कर सकते कि इनको मंच मिल सकता है, उन प्रतिभाओं को इतने बड़े बड़े मंच मिले हैं। जो व्यवस्थाएं वहीं खड़े होकर के अपना दम तोड़ देती थी, जो परंपराएं वहीं खड़े होकर के अपने विकास की तरफ ना जाते हुए वहीं खत्म हो जाती थी, उन सबको एक बड़ा अच्छा मंच मिला है मोदी जी के मन की बात के माध्यम से। इंडिविजुअल लेवल पर जो लोग काम करते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया उस काम के लिए, जिन्होंने पीढ़ियां खपा दी, उनको कभी मौका नहीं मिला था, कभी वो स्क्रीन पर नहीं आए थे, कभी लोगों की नजर में नहीं आए थे। मन की बात ने उन सबको स्थान दिया है। तो मैं मानता हूं समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है मन की बात। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है मन की बात। करोड़ों करोड़ लोगों के मन की बात है जो मोदी जी के माध्यम से निकलती है।
एक आरोप भाजपा सरकार पर, चाहे वो केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की हो, वो ये है कि आप मीडिया में उन चेहरों को पसंद करते हैं जो आपकी भाषा बोलते हैं, और जो आपकी भाषा नहीं बोलते उनके पीछे आप छापे लेके पड़ जाते हैं। न्यूज क्लिक इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस बारे में मुझे लगता है अगर मीडिया में पसंद नापसंद जैसा कोई शब्द कहें, हाँ, अभी तक मीडिया घराने किनकी है, कौन चलाता है इनको? मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सीधा संबंध लेना देना नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जिनके अपने साम्राज्य हिल रहे हैं। अगर ईडी अपना काम करती है, ठीक है, सीबीआई अपना काम करती है, तो जो कार्यवाही में आता है उस पर कार्रवाई करती है, कानून देख करके कार्रवाई नहीं करता है। ये दोनों तीनों संस्थाएं बहुत ही स्वतंत्र हैं, बहुत ही निष्पक्ष हैं। उनके द्वारा की हुई कार्रवाई, चूंकि जिन लोगों के हित प्रभावित होते हैं तो वो किसी न किसी तरह से अपने हितों को या अपने करतूतों को छुपाने के लिए इसको फेस या ढाल बनाने का प्रयास करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं। ईडी अपनी एक निष्पक्ष संस्था है, वो करती है। वो आगे सारे के सारे कोर्ट में जाएंगे, माननीय न्यायालय के उस पर अभी तक के निर्णय हैं। और आप ये क्यों देख रहे हैं? आप देखिए कलमाड़ी के ऊपर किसने कार्रवाई की थी, उस समय किसकी सरकार थी? आप कई लोगों को देखिए, राजा को जब जेल गया तो किसकी सरकार थी? तो भाई इन संस्थाओं को तो काम ही यही है। ये संस्थाएं इसी के लिए बनी है। जब ये अपना काम करती हैं तो इन लोगों को कष्ट होता है। ये क्यों नहीं कहते कि साहब जब सुरेश कलमाड़ी जेल गए थे तो हमारी सरकार थी, आपका ही नेता था, तो क्या आपने कार्रवाई की थी? आप कहेंगे नहीं साहब, संस्थाएं निष्पक्ष संस्थाएं काम कर रही है, करती रहेंगी चाहे कोई भी हो। मोदी जी का बहुत सख्त है, वो हमेशा बोलते हैं कि कोई भी हो, कानून की नजर से कोई बड़ा नहीं हो सकता, कानून सबके लिए बराबर है। आप अगर गलत करोगे, आप अगर इसका उदाहरण देते तो देखिए आप शराब घोटाले में कैसी परतें खुल रही हैं। इसमें तो एक ऐसा साफ है, प्याज जैसे छिलके निकल रहे हैं। नहीं, इसमें मैं टोकूंगा आपको। इसमें भी आरोप यही आ रहा है आपके ऊपर कि आम आदमी पार्टी चूंकि आपको फाइट दे रही है, वो तो आपने उनके संजय सिंह को भी कल उठवा लिया, गिरफ्तार करवा लिया। अगर आम आदमी पार्टी की एक राज्य में सरकार है तो उसको करप्शन करने का अधिकार है? क्या जनता के पैसे खाने का अधिकार है? नहीं। जनता ने आपको चुना, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जिस जनता ने चुना है उस जनता को तो मत खा जाइए साहब। ये कौन करेगा? तो ये संस्थाओं का काम है, संस्थाओं को करना चाहिए, और संस्थाएं कर रही है देश हित में, इसलिए ये काम कभी नहीं रुकना चाहिए, न रुकेगा न रुक रहा है। राघवेंद्र जी, आखिरी सवाल। राजस्थान आपने खोया, छत्तीसगढ़ आपके हाथ से गया, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है। अब जो आगामी चुनाव आपके सामने है, तब इन 3 राज्य कम से कम जो उत्तर भारत के हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है, इनको आप भाजपा की दृष्टि से किस रूप में ले रहे हैं? क्या आपके पास आ रहे हैं या फिर फाइट है? कोई शक नहीं है इसमें। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और केवल इन तीनों राज्यों में नहीं, मैं तो मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह का देश और दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है, उससे मुझे तो दिख रहा है कि आने वाले, मैं तो बार बार कहता हूँ कि 2047 में जब हम देश की आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे होंगे, तब लाल किले की प्राचीर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से चुने हुए प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। यह हमारा सपना है, इच्छा है, संकल्प है, और यह पूर्ण होगा, क्योंकि यह संकल्प देश का संकल्प है। तो ये थे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। हमने जो भी इनसे सवाल किए, कुछ चुभने वाले सवाल भी थे, कुछ नकारात्मक भी थे, लेकिन जिस साफगोई से जवाब डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा में दिए, उससे ये स्पष्ट हो जाता है सरकार को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं। डॉक्टर साहब हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मोहनलाल मोदी अब आपसे अनुमति चाहता हूं, फिर किसी कार्यक्रम में किसी शख्सियत के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।